यकीन करना थोड़ा मुश्किल है ना। जिस ब्रांड को आज हम गेमिंग, कमाल के कैमरा सेंसर्स और प्रीमियम गैजेट्स का अनडिस्प्यूटेड किंग मानते हैं, उसकी शुरुआत एक ऐसे राइस कुकर से हुई थी जो चावल ठीक से पका भी नहीं पाता था। बिल्कुल सच। दूसरे विश्व युद्ध की तबाही के बीच से निकलकर एक छोटी सी कंपनी ने पूरी दुनिया में मेड इन जापान का मतलब ही बदल कर रख दिया। आज के इस विश्लेषण में हम सोनी की इस लाजवाब जर्नी में डीप डाइव करेंगे। देखेंगे कि कैसे कंपनी शिखर पर पहुंची, वहां से बुरी तरह लड़खड़ाई और फिर कैसे उसने खुद को बिल्कुल नए सांचे में ढाला। तो चलिए फटाफट देखते हैं इस बिजनेस केस स्टडी का रोड मैप। हम शुरुआत करेंगे सोनी के जन्म से, फिर समझेंगे मेड इन जापान क्रांति, उसके बाद सोनी मोबाइल के फेल होने का एक निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे और आखिर में देखेंगे उनकी शानदार वापसी और आज की स्ट्रैटेजी। पहला हिस्सा, सोनी का जन्म। बात 1946 की है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान पूरी तरह तबाह हो चुका था। ऐसे मुश्किल वक्त में मसरू इबुका और अकियो मोरिटा नाम के दो दोस्तों ने सिर्फ $500 का लोन लिया और अपनी कंपनी शुरू की। मकसद बहुत सिंपल था, कुछ ऐसा बनाना जो उस तबाह हो चुके माहौल में लोगों की जिंदगी थोड़ी आसान कर सके। इनकी ग्रोथ की स्पीड देखिए। 1946 में टीटीके के नाम से शुरुआत, 1950 में पहला टेप रिकॉर्डर, 1979 में आइकॉनिक वॉकमैन का लॉन्च और फिर सीधे 2019 में इंडिया जैसे बड़े मोबाइल मार्केट से एग्जिट। ये टाइमलाइन दिखाती है कि इस कंपनी ने कितने अलग अलग दौर देखे हैं। और यहां कहानी में एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट आता है। इनका सबसे पहला प्रोडक्ट, वही राइस कुकर, पूरी तरह फ्लॉप रहा। उसने $6,500 की सेल्स तो की, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ $300, यानी 5% से भी कम मार्जिन। कोई और होता तो शायद हिम्मत हार जाता, लेकिन इस शुरुआती झटके ने उन्हें रुकने नहीं दिया, बल्कि नए तरीके सोचने पर मजबूर कर दिया। उसी फेलियर से सीखकर 1950 में उन्होंने अपना पहला टेप रिकॉर्डर मार्केट में उतारा। स्टार्टिंग में सेल्स थोड़ी ठंडी थी क्योंकि लोगों को इस नए आविष्कार के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं था। तब उन्होंने अपना मार्केटिंग दिमाग लगाया। उन्होंने एड्स में उस टेप रिकॉर्डर के 999 यूजेस, यानी 999 उपयोग बताएं। ये आइडिया इतना ज़बरदस्त था कि सेल्स में अचानक से भारी उछाल आ गया। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस कंपनी को उसका आज का आइकॉनिक नाम कैसे मिला। शुरुआत में नाम था टोक्यो तुशिन कोग्यो, यानी टीटीके। अब सोचिए, बाहर के देशों में किसी के लिए बोलना कितना मुश्किल होगा, है ना? तो ग्लोबल मार्केट में छाने के लिए उन्होंने एक नया कैची नाम चुना, सोनी। ये लैटिन वर्ड सोनस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है साउंड, यानी ध्वनि। एक छोटा, सिंपल और ऐसी आवाज जो पूरी दुनिया में आसानी से पहचानी जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे फेज पर, मेड इन जापान क्रांति। ये वो टर्निंग पॉइंट था जब सोनी ने ग्लोबल मार्केट में रफ्तार पकड़ी और दुनिया को दिखा दिया कि जापानीज मैन्युफैक्चरिंग का असली मतलब क्या होता है। इस दौर में फाउंडर अकियो मोरिटा का विजन वाकई काबिले तारीफ था। उन्होंने सिर्फ एक कंपनी खड़ी नहीं की, उन्होंने दरअसल जापान की इज्जत वापस दिलाई। ये वही समय था जब दुनिया को लगता था कि जापान सिर्फ सस्ती नकल बना सकता है। मोरिटा ने साबित किया कि जापान अपने नए आइडियाज़ और प्रीमियम इनोवेशन के दम पर दुनिया को लीड कर सकता है। और इस इनोवेशन का सबसे बड़ा सबूत इन नंबर्स में छुपा है। 1979 में जब वॉकमैन लॉन्च हुआ तो कंपनी को लगा कि पहले 2 महीनों में करीब 5,000 यूनिट्स बिकेंगी, पर एक्चुअल नंबर्स पता है क्या थे? 50,000 यूनिट्स। वॉकमैन सिर्फ एक म्यूजिक प्लेयर नहीं रह गया था, ये कल्चरल रेवोल्यूशन बन चुका था, जिसने फैशन और यूटिलिटी को एक साथ जोड़ दिया। इसी लगातार इनोवेशन का नतीजा था कि 1992 आते आते सोनी एक मैसिव $1.3 बिलियन के रेवेन्यू तक पहुंच गई। ट्रिनिट्रॉन टीवी, कॉम्पैक्ट डिस्क और वीडियो कैमरा जैसे बेमिसाल इन्वेंशंस के साथ सोनी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का अनडिस्प्यूटेड किंग बन चुका था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, सक्सेस की सीढ़ी हमेशा ऊपर नहीं जाती, और यहां से शुरू होता है हमारा तीसरा चैप्टर, सोनी मोबाइल का डाउनफॉल। लेट 90s और 2000s के आते आते सोनी एक बहुत ही विशाल कंपनी बन चुकी थी और उनका यही कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर उनकी रफ्तार को धीमा करने लगा था। जरा इस कंपैरिजन को देखिए, पिक्चर काफी क्लियर हो जाएगी। 2007 में जब स्मार्टफोन रेवोल्यूशन शुरू हुआ, एप्पल के पास अपना खुद का एक्सक्लूसिव ऑपरेटिंग सिस्टम था और एक प्रीमियम टैग था। वहीं दूसरी तरफ सोनी ने वही एंड्रॉयड सिस्टम यूज किया जो सैमसंग और बाकी सस्ते ब्रांड्स कर रहे थे। सिस्टम सबके जैसा, लेकिन दाम बिल्कुल प्रीमियम। इस मिसमैच ने कस्टमर्स को काफी कंफ्यूज कर दिया। तो यहां सबसे जरूरी पॉइंट यह समझना है कि सोनी मोबाइल आखिर पिछड़ा क्यों।
इसके 4 मुख्य कारण थे। पहला, उनके फोन्स काफी महंगे थे। दूसरा, उनका कोई स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस था ही नहीं। तीसरा, उन्होंने मार्केट के नए ट्रेंड्स को अपनाने में काफी सुस्ती दिखाई। और चौथा, टेलीकॉम कैरियर्स के साथ उनकी पार्टनरशिप्स बहुत कमजोर थी। ये वो स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स हैं जिन्होंने मोबाइल मार्केट में उनका खेल बिगाड़ दिया। यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात आती है। हम सब जानते हैं कि सोनी दुनिया के सबसे बेहतरीन कैमरा सेंसर्स बनाती है। इनफैक्ट पूरी इंडस्ट्री को यही सप्लाई करते हैं। लेकिन अपने खुद के फोन्स में ड्यूअल कैमरा जैसी इन डिमांड टेक्नोलॉजी को लाने में उन्होंने बहुत देर कर दी। यानी जो टेक वो खुद बना रहे थे, उसी का ट्रेंड पकड़ने में वो पीछे रह गए। सोचो, एक और बड़ा झटका 2012 में एरिक्सन के साथ उनका टाई अप टूट गया। ऊपर से यूएस मार्केट ने, जहां फोन ज्यादातर कैरियर कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए बिकते हैं, सोनी के पास ऐसी कोई मजबूत पार्टनरशिप थी ही नहीं। अब बिना यूएस कैरियर्स के सपोर्ट के उनके शानदार फोन्स का आम लोगों तक पहुंचना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया था। खैर, अब बढ़ते हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, सोनी की वापसी और आज की स्ट्रैटेजी। एक इतने बड़े स्ट्रगल के बाद कंपनी ने जो अप्रोच अपनाया वो मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में काफी काउंटर इंट्यूटिव या कहें तो उल्टा लगता है, पर वही उनका मास्टर स्ट्रोक बना। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, भाई जब सोनी मोबाइल इतने बुरी तरह फ्लॉप हो गया तो ये कंपनी आज भी इतना हैवी प्रॉफिट कैसे कमा रही है? एकदम वैलिड सवाल है, और इसका जवाब छिपा है उनकी एक बहुत ही बोल्ड स्ट्रैटेजी में। प्रॉफिटेबिलिटी वापस लाने के लिए सोनी ने कुछ बहुत ही कड़क कदम उठाए। 2019 में उन्होंने इंडिया जैसे हाईली कॉम्पिटिटिव और मास मार्केट से पूरी तरह बाहर निकलने का डिसाइड किया। उन्होंने बजट फोन्स बनाना बिल्कुल बंद कर दिया और अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक छोटे लेकिन सुपर प्रीमियम नीश मार्केट पर लगा दिया। चलिए देखते हैं ये स्ट्रैटेजी बिल्ड कैसे होती है। आज वो पूरी दुनिया में फोन्स बेचने के पीछे नहीं भागते। उनका कोर फोकस अब सिर्फ जापान, हांगकांग और कुछ गिने चुने यूरोपियन देशों पर है। क्यों? क्योंकि वहां उनके हार्डकोर लॉयल कस्टमर्स हैं। इस टाइटली फोकस्ड अप्रोच का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि उनके मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के खर्चों में भारी कमी आ गई। मोबाइल डिवीजन से थोड़ा हटकर देखें तो आज सोनी अपनी असली ताकतों पर खेल रहा है। मार्केट लीडिंग कैमरा सेंसर्स और प्लेस्टेशन इकोसिस्टम के जरिए ग्लोबल गेमिंग मार्केट में उनका दबदबा आज भी बरकरार है। अपने मैसिव कैश रिजर्व्स और टेक्नोलॉजी की डीप समझ के दम पर वो आज भी टेक वर्ल्ड के एक बहुत बड़े पावर हाउस हैं। इस पूरे विश्लेषण को हम एक लाइन में समेट सकते हैं। इनोवेशन सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बनाता, वो एक पूरे देश की पहचान बदल सकता है। सोनी की यह जर्नी सिर्फ कुछ गैजेट्स की कहानी नहीं है। ये कहानी है राख से उठने की, अपनी गलतियों से सीखने की और अपना रास्ता बदलकर एक परमानेंट लेगेसी क्रिएट करने की। और अब जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए, क्या मास मार्केट छोड़कर सिर्फ एक प्रीमियम निश में सिमट जाने की ये स्ट्रैटेजी सोनी को आने वाले नई टेक डिसरप्शन से बचा पाएगी? टेक की दुनिया तो हर रोज बदल रही है ना, तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये लेगेसी ब्रांड फ्यूचर के झटके कैसे झेलता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।